जुगाड़ू ससुराल की देसी खेती। ये लीजिए बहन जी, आपकी आधा किलो गोभी और आधा किलो भिंडी और साथ में ये फ्री धनिया। भैया ये आपके पैसे। वैसे भैया आपने अपने ठेले पर ये खराब सब्जी क्यों रखी हुई है? इस तरफ सारी साफ सुथरी हरी ताजी सब्जियां हैं और इधर ये खराब निशान पड़ी। इन्हें यहाँ नीचे डाल दो ना, गायें आएगी तो खा लेगी। अरे बहन जी, ये सब्जियां तो अभी बिकेंगी, इसे लेने के लिए ग्राहक आने ही वाले होंगे। भैया ये सब्जियां तो फेंकने लायक है, भला इसे कौन खरीदेगा? सब्जी खरीदने आई मधु सब्जी वाले की बात सुनकर इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में सब्जी का थैला लिए एक आशा नाम की औरत आती है। भैया सब्जी छाट कर रख दी थी आपने, इस थैले में डाल दीजिए। आशा की बात सुनकर सब्जी वाला वो सड़ी कली और निशान पड़ी हुई सब्जियों को आशा के थैले में डाल देता है और आशा उस सब्जी वाले को 20 रुपए देती है, जिसे देखकर वो सब्जी वाला, अरे काहे के 20 रुपए, 30 रुपए की सब्जी है, सारी लाओ और 10 रुपए और दो। भैया और दिनों के हिसाब से तो आज सब्जियां कुछ ज्यादा ही खराब लग रही हैं और कितने निशान भी है। इन पर 20 रुपए सही है इसके? इसे थोड़ा साफ करके बेचने पर लोग 50 रुपए में खरीद कर लेकर जाएंगे। 10 रुपए दो या तो सारी सब्जी वापस रख दो। सब्जी वाले की बात सुनकर आशा अपने बटुए से अब 10 रुपए का नोट निकालकर उस सब्जी वाले को दे देती है, जिसे देखकर आरती और मधु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कहीं देखा है? अरे आरती, ये तो वही है जो हमारी पिछली गली में रहती है। अरे जिसका वो छोटा सा घर है। अरे हाँ याद आया, तुम भी सारी सब्जी ले जाती हो पकाने के लिए। अरे ये सब तो फेंकने लायक है, तुम इसमें से पकाओगे क्या? हाँ लेकिन वो अभी घर के हालात कुछ ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सस्ती सब्जी ले जाती हूँ घर के लिए। अरे सस्ती नहीं, बेकार बोलो। घर के हालात ठीक नहीं है, बात समझ आती है, लेकिन इस तरह की सब्जियां कौन खाता है? इसे खाकर बीमार पड़ना है क्या? रहने दे मधु, इन गरीबों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो बस लगता है इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत पैसा है। पता नहीं इतना पैसा रखकर ये लोग जाएंगे कहाँ। आरती और मधु की ऐसी बातें सुनकर आशा को थोड़ी शर्म महसूस होती है और वो फौरन अपनी सब्जी का थैला लिए सीधा घर पर आ जाती है। आशा बहू आ गई तू, आ जाने में काफी वक्त लग गया है। पता है बच्चे कब से खाना खाने के लिए कह रहे हैं। आज तो मुझे भी शाम से ही भूख लग गई है। माँ जी वो आगे वाला रोड बन रहा है ना, तो पीछे वाले रोड से आई थी, इसलिए टाइम लग गया। मैं भी खाना बना देती हूँ। आशा अपनी जेठानी के साथ अब सब्जियां को छाटने के लिए बैठ जाती है, तो वहीं माया आटा गूंथ रही होती है। इस बार तो आटा भी काफी जल्दी खत्म हो गया, 2 दिन के लिए ही आटा बचा है, फिर क्या करेंगे हम? इतनी जल्दी आटा कैसे खत्म हो गया? पूरे दिन भर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना तो खा पाते हैं हम। अर्जुन का काम भी पिछले 3 महीने से मंदा पड़ा है, अब राशन कहाँ से आएगा? माँ जी आप चिंता क्यों कर रही है, कुछ न कुछ जुगाड़ निकल ही जाएगा। वैसे आशा आज तुम ये सब्जियां कहाँ से लेकर आई हो? ये कुछ ज्यादा ही खराब नहीं है, आधे से ज्यादा तो फेंकने में ही चली गई। क्या करूँ भाभी, सब्जी वाले के पास यही सब्जी बची थी और तो उसने सब्जी के भी 30 रुपए लिए। रत्ती भर तो सब्जी है, सब कैसे खाएंगे? अब हर बार की तरह इस बार भी सब्जी में पानी ही मिलाना होगा, तभी सबकी प्लेट में आधी आधी कटोरी सब्जी आएगी। सब्जी बनाते हुए संगीता ढेर सारा पानी डाल देती है, तो वहीं माया सभी घर वालों के लिए एक एक रोटी बना देती है। थोड़ी देर में अर्जुन आ जाता है और अब सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आप रोज रोज ये पानी वाली सब्जी बनाकर रख देती है और खाने के लिए भी सिर्फ एक रोटी देती है। पता है स्कूल में कितनी भूख लगती है। मेरा तो रोज रोज ये खाना खा खाकर मन ऊब सा गया है। आखिरकार कब तक यही खाना मिलेगा हमारे शरीर को? ये सारी सब्जी से तो शरीर में रत्ती भर ताकत नहीं आती। इस उम्र में ही हाथ पैर दुखने लग गए हैं। ऐसे तो फिर मैं आगे क्या ही करूंगा? अनिल के जाने के बाद सब कुछ कितना बदल सा गया है। कितने अरमान लेकर हम इस शहर में आए थे, सोचा था गांव से बाहर आए हैं, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सब कुछ बेचकर गांव में हमने शहर में छोटा सा घर लिया, लेकिन कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया। गांव की जमीन को बेचकर पूरा परिवार 8 महीने पहले ही गांव से शहर आया था। कुछ ही हफ्तों में इन सबकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उर्मिला के बड़े बेटे अनिल की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद घर के हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि अभी तक ये पूरा परिवार खुद को संभाल नहीं पाता। सभी आंखों में पानी लिए खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी सबको पड़ोस के घर से अच्छी खुशबू आने लगती है। लगता है आज पड़ोस में फिर से कुछ अच्छा बन रहा है। आज पड़ोस के घर में रोज कुछ न कुछ बढ़िया ही बनता है, सिवाय हमारे घर छोड़कर। मेरा भी यही खुशबूदार सब्जी खाने का मन कर रहा है, मुझे नहीं खानी ये पानी वाली सब्जी। अरे मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ रोज यही पानी वाली सब्जी खा खा कर। पता नहीं हमारी पड़ोसन सब्जी देगी या नहीं,
लेकिन मैं फिर भी कटोरी लेकर जाती हूँ, क्या पता थोड़ी सब्जी दे दे। गांव में तो हम सब एक दूसरे को बिना मांगे ही सब्जी दे दिया करते थे। संगीता कटोरी लेती है और अब पड़ोस में रह रही अपनी पड़ोसन आकांक्षा के घर जाती है। संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस वक्त? आज घर में सब्जी थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी तो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए सोचा कि तुमसे आकर थोड़ी सब्जी मांग लूं। हाँ, बस यही रह गया ना कि मैं इन गरीबों को अपने घर की सब्जियां देती रहूं। आज तो मैं इसे ऐसी सब्जी दूंगी ना कि कभी दोबारा मेरे घर पर नहीं आएगी सब्जी लेने। हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं भी लेकर आती हूँ। आकांक्षा संगीता से कटोरी लेकर किचन में जाती है और उसमें अपनी बनाई हुई सब्जी डालकर ऊपर से ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर मिला देती है। अभी तीखी सब्जी को खाकर पूरे परिवार की खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर ये दोबारा कभी नहीं आएगी मुझसे सब्जी मांगने। संगीता सब्जी लेकर घर आती है जिसे देखकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है। चलो, आज कितने दिनों के बाद घर में अच्छी सब्जी आई है। सबसे पहले सब्जी मैं खाऊंगा, मम्मी सब्जी मुझे दो ना। संगीता थोड़ी थोड़ी सब्जी सभी की प्लेट में डाल देती है और अब सब जैसे ही सब्जी का पहला निवाला खाते हैं तो मिर्च के मारे उन सबका मुंह जलने लगता है। अरे हे भगवान, अरे सब्जी में कितनी मिर्ची डाल दी है इन लोगों ने, इतनी तीखी मिर्ची खाते हैं क्या ये? मम्मी जल्दी से पानी दो ना, बहुत मिर्ची लग रही है, बहुत तीखी सब्जी है ये। सब्जी में तो इतनी मिर्ची कोई नहीं डालता, लगता है आकांक्षा ने जानबूझकर सब्जी में मिर्ची डाली थी ताकि हम दोबारा कभी इससे सब्जी न मांग सके। सब्जी नहीं देनी थी तो मना कर देती, इस तरह क्यों किसी गरीब का दिल दुखाया। पूरा परिवार गिलास भर भर के पानी पीता है लेकिन मिर्ची इतनी ज्यादा थी कि वो अपने घर की बनी हुई सब्जी रोटी भी नहीं खा पाते और अब ऐसे ही सभी को सोना पड़ता है। अगले दिन मैं काम पर जा रहा हूँ, आज एक दो जगह और जाऊंगा। अरे कब तक इतनी सी तनख्वाह में घर चलेगा, और सच कहूँ तो घर चल भी नहीं कहाँ पा रहा है। मैं आपके लिए रात की रोटी सब्जी बांध देती हूँ, थोड़ी सी रखी हुई है, बाकी का मैंने बच्चों को दे दिया था। रहने दो, 2-3 बजे खाने का टाइम होता है फैक्ट्री में, तब तक तो वो रोटी सब्जी खराब भी हो जाएगी, तुम लोग घर पर ही खा लेना। पता नहीं भगवान हमसे किस बात की परीक्षा ले रहा है, खाने खाने के लिए मोहताज हो गए हम। साफ सुथरी सब्जी देखे हुए जमाना बीत सा गया है। अर्जुन अब सीधा अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाता है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों का लंच टाइम होता है और जैसे अरुण और साक्षी अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उसमें रखा खाना खराब हो चुका था जिसकी बदबू पूरी क्लास में फैल जाती है। ची कितनी गंदी बदबू आ रही है इन दोनों के लंच बॉक्स में से। हमसे दूर होकर बैठो, लग रहा है कोई चूहा मर गया है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। पूरी क्लास के बच्चे और साक्षी और अरुण को चिढ़ाने लगते हैं कि तभी क्लास टीचर रेखा आती है। क्या हो रहा है यहाँ? लंच टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लासरूम को फिश मार्केट बना दो। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? टीचर ये बदबू ना साक्षी और अरुण के लंच बॉक्स से आ रही है। बहुत गंदी बदबू आती है इनके लंच बॉक्स में। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे लंच में से? तुम क्या सड़ा हुआ खाना लेकर आते हो? कल अपनी मम्मी को बुलाकर लेकर आना और अपना ये टिफिन जाकर खाली करो, वरना हम सब तो बदबू में ही मर जाएंगे। दोनों बच्चे अपना अपना टिफिन उठाते हैं और बाहर ले जाकर सारा खाना कूड़ेदान में डाल देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में। अरे आज तो लंच नहीं लाया क्या? हाँ यार, मैं वो टिफिन घर पर ही भूल गया था। तो मेरे साथ आ जाना, आज मैं एक्स्ट्रा रोटी लेकर आया हूँ। अरे नहीं तू खा, मैं सुबह घर से खाकर आया था पेट भरकर, मन नहीं कर रहा अभी। अरे झूठ मत बोल, मुझे पता है अभी तेरे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और तूने कुछ नहीं खाया है। चल आजा, चुपचाप से आ। अपने दोस्त राम के साथ लंच करते हुए अर्जुन की आंखें भरने को आ जाती हैं। आए दिन अर्जुन की फैक्ट्री के दोस्त उसे अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा खाना खिला दिया करते थे लेकिन अपने परिवार की परेशानी को देखकर अर्जुन को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं अगले दिन जब दोनों बच्चे अपनी माँ को लेकर स्कूल जाते हैं तो। जी मैडम जी, आपने बुलाया था? हाँ शशि, मैंने आपको बुलाया था। ये आप अपने बच्चों को किस तरह का खाना देते हैं? दोपहर तक इनका सारा खाना खराब हो जाता है और पूरी क्लास में बदबू फैल जाती है। इनकी वजह से बाकी बच्चे भी खाना नहीं खा पाते हैं। वो भी घर के हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें रात का ही खाना दे दिया करते हैं। ठंड में तो खाना खराब नहीं होता था, लेकिन अब गर्मी है ना, शायद इसलिए खराब हो जाता है। आपने इन्हें रात का खाना दिया हो या सुबह का, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका खाना खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी बच्चों को भी दिक्कत आती है। पहले से ही 2 स्टूडेंट के घर से मुझे शिकायत आ चुकी है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों को घर बैठाइए, जब पैसे होंगे पढ़ा लेना। टीचर की ऐसी बातें सुनकर संगीता और आशा को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और अब वो लोग बच्चों को लेकर सीधा घर आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी,
हम जब से स्कूल से निकले हैं आप पूरे रात से चुप थी। टीचर की बातों को ज्यादा देर तक मत सोचिए। लेकिन आशा कहे तो वो टीचर बिल्कुल ठीक रही है ना। कब तक हम ऐसे हालातों से गुजरते रहेंगे? बिना सब्जी के हम लोगों को ठीक से पोषण भी नहीं मिल पा रहा है। बच्चे भी पहले से कितने दुबले पतले हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं भी कोई काम करूंगी और घर के हालातों को ठीक करूंगी। लेकिन भाभी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भैया के हादसे से आप अभी तक ठीक से उभरी भी नहीं हैं। रात भर सोती रहती हैं। लेकिन हम में से किसी न किसी को तो काम करना ही होगा। तुम घर पर रहकर माँ जी और बच्चों को संभालो, मैं बाहर जाकर काम ढूंढती हूँ। संगीता अब आसपास में घर की साफ सफाई का काम ढूंढना शुरू कर देती है और जल्दी एक फ्लैट में संगीता को काम मिल जाता है। ऐसे ही अब 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। संगीता, आज तुम पापा जी का खाना टिफिन में पैक कर देना और मैं तुम्हें जो एड्रेस दूंगी ना, वहाँ जाकर तुम्हें देना होगा। थोड़ा ज्यादा काम है तो वो खाने पर नहीं आ सकेंगे। ठीक है मालकिन। खाना खाकर संगीता अब उसे एक टिफिन में पैक कर देती है और अपनी मालकिन के दिए हुए एड्रेस पर संगीता जब टिफिन लेकर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मालकिन का ससुर महेंद्र शहर में एक जमीन पर फार्मिंग का काम कर रहा है, जहां आसपास सारी तरह की हरी हरी ताजी सब्जियां हैं। ये देखकर संगीता, ये क्या शहर में भी लोग खेती करते हैं? और मेरी मालकिन के ससुर तो इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी ये खेती कर रहे हैं। आसपास कितनी सारी हरी सब्जियां हैं। मन तो कर रहा है सभी को तोड़कर घर ले जाओ। अरे संगीता, आ गई तुम? लाओ जल्दी से खाना दे दो, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। बड़े मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये खेती वगैरह तो हम गांव में करते हैं, लेकिन आप शहर में क्यों कर रहे हैं? और आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये छोटा काम शोभा थोड़ी ना देता है। अरे संगीता, खेती करना कोई छोटा काम नहीं होता। खेती करने वालों की बदौलत ही तो आज हम खाना खा पा रहे हैं। मैं भी गांव से ही हूँ और मैंने तो सोच रखा था कि जब मेरे रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी तब मैं शहर में ही कोई जमीन लेकर खेती करूंगा। और देखो यहाँ आसपास कितनी सारी सब्जियां हैं। ये सब मैंने अपने हाथों से उगाई हैं। घर में जो सब्जियां बनती है ना, वो सब यहीं से जाती हैं। महेंद्र की बात सुनकर संगीता को काफी हैरानी होती है और अब महेंद्र के खाना खाने के बाद संगीता टिफिन लेकर घर आ जाती है। और जब रात में संगीता खाना बनाकर निकल रही होती है तो सब्जी काफी बच गई है तो तुम इसे घर ले जाओ। आज सब्जी मत बनाना, यही खा लेना तुम लोग। अपनी मालकिन के कहने पर संगीता सब्जी लेकर सीधा घर आ जाती है और जब पूरा परिवार आज काफी समय के बाद ताजी हरी सब्जी खाता है तो ये सब्जी तो काफी ज्यादा टेस्टी है। ये सच में आपने बनाई है? हाँ भाभी, सब्जी सच में ज्यादा बढ़िया बनी है। कौन सा मसाला डाला है आपने इसमें? मैं जैसी बनाती थी बिल्कुल वैसे ही सब्जी बनाई है, लेकिन फर्क इतना है वो सब्जी हम बाहर मंडी से लाते थे और ये सब्जी मेरी मालकिन की खुद घर पर उगाई हुई है। पता है, उनके ससुर इस उम्र में भी खेती करते हैं। काफी बड़ी जमीन है उनकी और वहाँ पर कम से कम 10 से 15 तरह की सब्जियां होंगी। गांव में तो हर कोई अपने आंगन में ही सब्जी उगाता था, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। काश हम लोग भी गांव की तरह यहाँ शहर में भी सब्जियां उगा पाते तो कितना सही रहता ना। सब्जी उगती और हम खाते और फिर हमें सब्जियों के लिए नहीं तरसना पड़ता। सभी आशा की बात सुन में हाँ मिलाते हैं। तो वहीं इसी तरह दिन गुजरता है और अगले दिन जब संगीता अपने आंगन की धुलाई कर रही होती है कि तभी अपने आंगन की जमीन को देखकर संगीता, हमारे आंगन की जमीन बिल्कुल गांव की जमीन की तरह है। वहाँ भी हम अपने आंगन में ही सब्जियों की खेती कर लिया करते थे। अगर जमीन एक जैसी हो तो फिर खेती तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ना। संगीता के मन में जैसी ये बात आती है तो फौरन जल्दी से अंदर आकर सभी को ये बात बताती है, जिसे सुनकर अगर आपकी बात मानकर हम खेती भी करते हैं तो शहर और गांव में काफी फर्क होता है। आपकी मालकिन के ससुर जी काफी अमीर हैं, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें खेती करने के लिए काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अरे आशा, हम गांव के देसी लोग हैं, हम लोगों को तो काम ही है कि हर परेशानी का जुगाड़ से इलाज करना, तो कोई ना कोई तो जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। लेकिन भाभी, कितना ही जुगाड़ ढूंढेंगे हम? चलो माना खेती करने के लिए औजार हम कहीं से ले आएंगे, लेकिन खाद कहाँ से लाएंगे? शहर में खाद के दाम पता है कितने चल रहे हैं। अरे खाद तो हम लोग घर से भी बना सकते हैं। बहू मार्केट से जो सब्जी लेकर आती है वो खराब होती है और गलियों में रोज गायें भी तो कितना गोबर करके चली जाती है। दोनों को मिलाकर घर पर खाद ही तैयार हो जाएगी। और खेतों की जुताई के लिए जो सामान चाहिए होता है वो भी मैं कहीं न कहीं से इंतजाम तो कर ही लूंगा। मुझे नहीं पता था कि हमारे देसी जुगाड़ से खेती का नतीजा क्या होगा, लेकिन अब हम सब कोशिश कर सकते हैं।
भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मेहनत करके। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज रविवार का दिन होता है। संगीता और आशा घर में रखा एक बड़ा सा नीला ड्रम जो पानी से भरा था उसे खाली करते हैं और उसके अंदर सारी सड़ी गली सब्जियां डाल देते हैं। ये सब्जियां तो काफी ज्यादा कम है, इसमें तो बहुत ही कम खाद बनेगी। मैं तो मंडी चली जाती हूँ, वहाँ पर तो काफी सारी सब्जियां होती हैं, वहाँ से सब्जियां ले आती हूँ। आशा सीधा मंडी जाती है और सब्जी वाले के पास जाकर उससे सारी खराब सब्जियां मांगने लगती है, जिसे देखकर सब्जी वाला, अरे जो तुम पहले सब्जी ले जाती थी वो थोड़ी बहुत खाने लायक होती थी, लेकिन अब तो तुम ये सारी सब्जियां खराब ले जा रही हो। अरे इसे तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा, क्या करोगी इसका? ये आपके किसी काम की नहीं है तो हमें दे दीजिए। इतनी पूछताछ का क्या फायदा, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे हम। आशा कई सारी सब्जी वालों के पास से सड़ी हुई सब्जियां भरकर इकट्ठा कर लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ माया, साक्षी और अरुण के साथ गली मोहल्ले के बाहर से गोबर इकट्ठा कर रही होती है। बुआ वो देखो यहाँ पर भी ढेर सारा गोबर पड़ा है, उसे पन्नी में इकट्ठा कर लो। मैं भी यहाँ से गोबर इकट्ठा कर रही हूँ, इतना सारा गोबर खाद के लिए सही रहेगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, गोबर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? छी छी, तुम जैसे गरीबों से तो बस यही उम्मीद की जा सकती है। आसपास से गुजर रहे लोग माया को काफी ज्यादा ताना दे रहे होते हैं, लेकिन सबकी बातों को नजरअंदाज करके माया गोबर इकट्ठा करती है और सीधा घर ले आती है, जहां वो सभी मिलकर ड्रम के अंदर बाकी लाई हुई सब्जियां और गोबर डाल देते हैं। धीरे धीरे बीतने दिनों के साथ साथ खाद बननी शुरू होने लगती है, लेकिन खाद से निकल रही बदबू की वजह से आसपास के लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आंगन में क्या सड़ा के रखा है, 2-3 दिन से लगातार बदबू आ रही है। बदबू से परेशान कुछ पड़ोसी अब उनके घर आते हैं। तब लोगों ने क्या सड़ा दिया है, पता है कितनी गंदी बदबू आ रही है, मैं तो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। हम अपने आंगन में खेती करने का सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए खाद बना रहे थे, और जब खाद बनता है तो उसमें ये बदबू तो आएगी, सिर्फ 2-4 दिन की बात है, फिर खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तुम्हारी खाद बनने के चक्कर में हम लोगों का तो दम ही घुट रहा है। आसपास के पड़ोसियों को इतना भड़कता देखकर संगीता और आशा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और अब वो इस ड्रम को ले जाकर घर के अंदर रख देते हैं। बहू, हमने खाद बनने के लिए तो रख दी है और कुछ दिनों में वो बन जाएगी, लेकिन सब्जियों के बीज का क्या करें, वो कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग? माँ, भाभी जो सस्ती मंडी से सब्जियां लेकर आती है उसमें से कई सारी सब्जियां काफी पकी होती है, हम उनके बीज निकाल कर रख लेंगे और वही खाद में डाल देंगे। अरे वाह माया, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल किसान की तरह काम कर रहा है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि हमारा देसी परिवार जुगाड़ करके खेती कर लेगा। इस तरह 2-4 दिन गुजरते हैं और अब खाद बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसे देखकर मिथिलेश और अर्जुन दोनों आंगन में जुताई का काम शुरू कर देते हैं। मुझे भी जुताई करनी है आप लोगों की तरह, मुझे दो ना हल। अरे जब आप बड़े हो जाओगे ना तब करना, ये हल काफी भारी है, मुझसे खुद नहीं उठ रहा, आप कैसे उठाओगे? पापा जी दे दीजिए इसे, वरना यहीं जमीन पर लेट के जिद करने लगेगा। मिथिलेश अरुण को हल दे देता है। नन्ना सा अरुण हल को उठाने के बजाय खुद ही नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सब वहीं हंसने लगते हैं। इसी तरह पूरा परिवार खेतों जुताई करके उस पर खाद डाल देता है और ऊपर से इकट्ठा किए हुए बीजों को डालकर फिर से उस पर खाद की एक और परत डाल देते हैं। मम्मी, अब इसमें इसे सब्जी कब उगेगी? कल रात तक उग जाएगी ना सब्जियाँ? सब्जियों में तो अभी काफी समय लगेगा, कई हफ्ते लग जाएंगे सब्जियाँ उगने में। बस हमें रोज अपनी फसलों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब समय यूं ही गुजरता रहता है। पूरे मोहल्ले भर में यही एक ऐसा परिवार था जो अपने आंगन में सब्जियों की खेती कर रहा था, जिसे देखकर आसपास रह रहे कई सारे अमीर लोग उनका काफी मजाक उड़ाते हैं। ये कोई छोटा मोटा गांव लग रहा है जो यहाँ पर खेती करना शुरू कर दी? तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर सब्जियाँ उगेंगी? जब मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता ना तो बुरा भी नहीं निकलना चाहिए। जब भी मुंह खोलती हो हमेशा बुरी बोलती हो। राहु केतु के काल में पैदा हुई थी क्या तुम? उर्मिला की ऐसी बातें सुनकर मनोरमा का मुंह बंद हो जाता है और अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माया अपने आंगन में उगी हुई सब्जियों के साइड में लकड़ियों से एक स्टैंड बनाकर हल्की हल्की जमीन से निकल रही सब्जियों की बेल को उस पर टांगने लगती है, जिसे देखकर संगीता, ये क्या कर रही हो तुम? लौकी तोरी जैसी सब्जियों के तो बेल होते हैं ना, तो मैंने उनको छोटी छोटी उगी बेलों को इन लकड़ियों के सहारे टांग दिया है। अब ये सारी सब्जियां आराम से बेल पर उग जाएंगी और हमारे पास फिर से और सब्जियों की खेती के लिए थोड़ी जगह बच जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये सारी सब्जियां तो आराम से बेल पर उग जाएंगी तो हमारे पास काफी सारी जमीन बचेगी, उस पर हम और भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। गांव की तरह ही शहर में खेती करने की वजह से खेत के आसपास हर वक्त काफी सारे कौवे उड़ते आते रहते थे, जिसे देखकर पड़ोस के बच्चे काफी डरते हैं। रोहन बेटा, क्या हुआ तुम्हें? आजकल तुम घर में ही खेलते हो, बाहर जाकर खेलो ना। हम बाहर नहीं जाएंगे,
पता है वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनके घर के आसपास ढेर सारे कौवे रहते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। बेटा तो मैं खुद कौओं की आवाज से परेशान हो चुकी हूँ, आज तो इन लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। रोज रोज कौओं की आवाज से आस पड़ोस के लोग काफी परेशान हो जाते हैं जिसे देखकर। अरे मैं भी कब तक आपके बाहर लाठी लेकर बैठा रहूं? अरे इधर से कौवे भगाता हूं तो उधर से आ जाते हैं। तो पापा हम लोग एक बिजू का बना देते हैं ना, उस खेत के बीच खड़ा कर देंगे, उससे कोई भी कौवा नहीं आएगा। अर्जुन बड़े से 2 डंडे लेकर आता है और उन्हें आपस में रस्सी की मदद से जोड़ देता है और डंडे के एक हिस्से पर मटका लगाकर पूरे हिस्से को बोरे से ढक देता है, जो अब बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रहा होता है। ये कितना डरावना था ना, हमें इसे यहाँ क्यों खड़ा कर रहे हैं, मुझे उससे डर लग रहा है। अरे बेटा ये असली का थोड़ी ना है, इसे बिजू का कहते हैं। गांव में लोग अक्सर इसे खेत में खड़ा कर देते हैं, इससे कोई भी पक्षी वगैरह हमारे खेतों में नहीं आते। जुगाड़ से बिजू का बनाने के बाद वो लोग खेत में से उसे खड़ा कर देते हैं, जिससे अब दूर दूर तक कोई भी कौवा उनके खेत में नहीं आता। इसी तरह समय गुजरता रहता है। उर्मिला आज बाहर गली में इधर से उधर टहल रही होती है कि तभी उसे कई लोगों के घरों के बाहर गमले दिखाई देते हैं, जिसमें काफी सारे अलग अलग तरह के पौधे और सुंदर सुंदर फूल उगे हुए होते हैं। इन गमलों को देखकर याद आया, घर में 3-4 पानी के गैलन रखे हुए हैं, अगर उन्हें काट कर उसमें खाद मिट्टी भर दी जाए तो उसमें भी सब्जियां उग सकती हैं। जितनी ज्यादा सब्जियां होंगी उतना ज्यादा फायदा होगा। उर्मिला घर आकर सारी बात अपनी बहू और बेटी को बताती है, जिसे सुनकर अब वो घर में रखे गैलन को चाकू की मदद से बीच हिस्से से काट लेते हैं, जिनमें वो खाद मिट्टी डालकर जोतने लगते हैं। माँ इसमें से भी सब्जियां निकलेंगी ना? हाँ अरुण बेटा, इसमें से भी सब्जियां निकलेंगी। वक्त गुजरता रहता है, हल्की हल्की बेलपत्ती से अब छोटी छोटी सब्जियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें कीड़े भी लगने लगते हैं, जिसे देख मिथिलेश। अरे किसान तो सब्जियों की खेती पर कीटनाशक दवाई डाल देते हैं, जिससे सारे कीड़े मर जाते हैं और सब्जियों को भी नुकसान नहीं होता, लेकिन कीटनाशक दवाई तो काफी महंगी आती है, हम लोग कैसे लेंगे? तनख्वाह आने में भी अभी समय है, अगर उसका इंतजार किया तो सारी सब्जियों की फसल खराब हो जाएगी। भाभी जो पैसे लेकर आई थी ना वो भी राशन में खत्म हो गए, अब क्या करें? जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा के दोस्त घर पर आते थे, वो अक्सर अपने खेतों में कीटनाशक दवाई डालने के बजाय नीम का तेल डाला करते थे। अगर हम भी वही डाले तो? नीम का तेल कीड़े मकोड़ों के लिए जहर की तरह काम करता है। एक बार डालकर देखने में क्या बुराई है? घर के पास ही नीम का पेड़ है, वहाँ से मैं नीम तोड़ कर ले आऊंगी। आशा पास के ही नीम के पेड़ से ढेर सारी नीम की पत्तियां तोड़कर ले आती है, जिनका इस्तेमाल करके अब वो घर में ही नीम का तेल बनाती है और उन्हें फसलों पर छिड़क देती है, जिससे धीरे धीरे करके सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और उनकी फसल खराब होने से बच जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और अब सामने पड़ोस में रहने वाले संजय के परिवार में आज कुछ डीलर आए होते हैं। तो सर कैसा लगा आपको हमारा घर? वैसे तो इसकी मार्केट वैल्यू 2 से 3 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं आपको इसे सिर्फ 1.5 करोड़ में बेच रहा हूँ। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन ये सामने क्या हो रहा है? यहाँ से सामने का व्यू कितना बेकार है। हम जिन कस्टमर को ये घर देंगे, अगर उन्हें व्यू पसंद नहीं आया तो? अरे ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, थोड़े बहुत आंगन में खेती कर रहे हैं, भला इनसे क्या दिक्कत हो सकती है? अब देखिए रहने वालों को दिक्कत हो सकती है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, कल तक आपको बता देंगे हमें घर लेना है या नहीं। इस गरीब देसी परिवार की खेती की वजह से संजय की करोड़ों की डील चली जाती है, जिससे गुस्सा होकर संजय इस गरीब परिवार के घर आकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अरे देखिए, तुम लोगों की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतनी मुश्किल से एक अच्छा क्लाइंट मेरे हाथ लगा था, अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुम लोग? भाई साहब हम तो अपने घर के आंगन में खेती कर रहे हैं ना, तो इससे भला आपको क्या दिक्कत हो सकती है? अभी तो हमारी फसल ठीक से उगी भी नहीं है और आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। क्या सारी दिक्कत हम गरीबों से ही है? अब देखिए, और लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तो तुम लोगों से है। पता नहीं क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को। संजय और अर्जुन की काफी बहस होती है और अब उस गरीब परिवार को सुनाकर संजय घर आ जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता है और अब आखिरकार इस गरीब देसी परिवार की मेहनत रंग लाती है। कि देखिए माँ जी, आखिरकार हमारे आंगन में सब्जियां उगी गई। देखा, हम सबकी जुगाड़ू देसी मेहनत का नतीजा है। मैं तो आज इन सभी सब्जियों से काफी कुछ बनाने वाली हूँ। मैं तो बेताब हूँ अपने आंगन की उगी हुई सब्जियों को खाने के लिए। आज कई महीनों बाद हमारे घर में कुछ अच्छा बनेगा। सभी अपने आंगन में से थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरह की सब्जियां तोड़ लेते हैं और जब दोनों बहुएं मिलकर अपने आंगन में उगी हुई सब्जियों को पकाती हैं, तो पूरे घर में उन हरी ताजी सब्जियों की खुशबू फैलने लगती है। मजा आ गया खाकर। मैं तो खुशबू से ही पहचान गई थी कि इस बार सब्जी तो काफी बढ़िया बनेगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद लग रहा है जैसा संगीता भाभी अपनी मालकिन के घर से सब्जियां लेकर आती है।
अब जाकर लग रहा है इतने महीनों बाद में कुछ गया है पेट में। मैं तो सिर्फ सब्जी ही सब्जी खाऊंगा। इन सब्जी के सामने तो पनीर और चिकन भी फेल है। हाँ चाची और मम्मी, सब्जी सच में काफी टेस्टी बनी है। सभी लोग सब्जी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वहीं पड़ोस से कमलावती और मनोरमा नाम की दो औरतें अचानक उनके घर आ जाती हैं। अरे उर्मिला बहन, क्या बना रही हो ऐसा जो हमारे घर तक खुशबू आ रही है? अरे हमने तो बस मामूली सब्जी बनाई है। हमारे आंगन में तो सब्जी उगी थी ना, तो अब वो खाने लायक हो चुकी थी, तो बस बहू ने वही बनाया है। मामूली सब्जियों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे जब खुशबू ही इतनी बढ़िया है तो स्वाद में कितना अच्छा होगा। बहू जरा तुम एक कटोरी सब्जी दे दो। जो परिवार दूसरे घर की एक कटोरी सब्जी के लिए तरसता था, अब वही परिवार अपने पड़ोसियों को कटोरी भरकर सब्जी देता है, जो उन्हें काफी पसंद आती है। तो वहीं अब संगीता पहली बार अपने घर में बनी हुई सब्जी ले जाकर अपनी मालकिन और उनके ससुर को चखाती है, जो उन्हें भी काफी पसंद आती है। अरे भाई, ये सब्जी तो वाकई काफी बढ़िया बनी है। देखा, घर में उगी हुई केमिकल मुक्त सब्जियों का स्वाद। हाँ, और सेहत के लिए भी ये सब्जियां सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं। वरना आजकल तो मार्केट में शायद ही कोई ऐसी सब्जी होगी जिसमें केमिकल का इस्तेमाल न किया गया। वैसे संगीता, तुम्हारे घर वाले इन सब्जियों को ठेले पर बेचकर कितना ही कमा लेते होंगे, और तुम लोग तो बाकी सब्जी वालों के मुकाबले काफी कम दाम में बेचते हो, तो इससे तुम्हारा क्या ही फायदा होता होगा। तुम ये बड़ी मंडी में क्यों नहीं बेचते? थोक माल के हिसाब से बेचोगे तो पैसे ज्यादा भी आएंगे और माल भी अच्छा खासा बिक जाएगा। लेकिन मालकिन, थोक माल के हिसाब से सब्जी बेचने के लिए उतनी सब्जियां भी तो होनी चाहिए। हमारे पास तो काफी कम सब्जियां हैं। अरे तो फिर एक जमीन क्यों नहीं ले लेते? अपने घर के आंगन की जमीन के साथ साथ उस जमीन पर भी खेती करना। और नहीं तो क्या। और रही बात पैसों की, तो जितने तुम्हारे पास है उतने तुम लगा लो और बाकी के हम लोग लगा लेंगे। यामिनी और महेंद्र की बात सुनकर संगीता काफी ज्यादा खुश होती है और अब घर आकर सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है, जिसके बाद अब महेंद्र और यामिनी से पैसे लेकर वो लोग एक काफी अच्छी और उपजाऊ जमीन लेते हैं, जिस पर वो जल्द ही खेती करना शुरू करते हैं। सुनी जी, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है। हमारा आंगन तो काफी छोटा है, अगर उसमें उगी हुई सब्जियां खराब भी हो जाती है तो शायद हमें दुख नहीं होता, लेकिन यहाँ अगर हमसे कोई गलती हो गई और ऊपर से हम पर कर्ज भी है। अरे सच कहूं तो मैं भी थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन हम मेहनत तो पूरी करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि अब भगवान हमारे साथ शायद कुछ गलत नहीं करेगा। पूरा परिवार मिलकर उस जमीन की जुताई करता है और अब धीरे धीरे उस पर भी अच्छी खासी सब्जियों की फसल उगनी शुरू हो जाती है, जिससे समय के साथ साथ अब उनके हालात भी पहले से काफी बेहतर हो जाते हैं। अरुण, तुम लंच बॉक्स में क्या लेकर आए हो? तुम्हारे लंच बॉक्स में से काफी अच्छी खुशबू आती है। क्या मैं तुम्हारी सब्जी खा सकता हूँ? मुझे भी तुम्हारी सब्जी खानी है। मेरी मम्मी ने जो बनाई है उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। जो बच्चे पहले अरुण और साक्षी के टिफिन बॉक्स को देखकर मुंह बनाते थे, अब वही बच्चे उन दोनों की टिफिन से सब्जियां ले लेकर खाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे मोनिका बहन, तुम भी क्या मंडी जाकर सब्जियां लाती हो? अरे इन लोगों से ही ले लिया करो, काफी कम दामों में सब्जियां मिल जाती है, और तो और सारी सब्जियां ताजी होती है, स्वाद में भी एक नंबर लगती है। ज्यादातर पड़ोसी भी अब उसी परिवार से सब्जियां लिया करते थे। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर जाता है और एक दिन, डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? सुबह से उल्टी पर उल्टी कर रहा है। आई थिंक आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। जरूर इसने कुछ बाहर का उल्टा सीधा खाया है। अरे भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा तो हमेशा घर का ही खाना खाता है। हमारी गली में रोज एक सब्जी वाला आता है, मैं उससे ही घर के लिए रोज ताजी हरी सब्जियां लेता हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि बाहर के खाने से ही आजकल लोगों को फूड पॉइजनिंग हो। आजकल मार्केट में लोग सब्जियों में भी काफी भारी मात्रा में मिलावट कर रहे हैं। लगता है उसी मिलावट का असर है ये। संजय और प्रेरणा दोनों काफी परेशान होते हैं। तो वहीं जब ये सारी बात आशा और संगीता के घर वालों को पता चलती है, तो उन्हें प्रेरणा और संजय के बच्चे की काफी फिक्र होती है, और अब आशा खुद हरी सब्जियों का सूप बनाकर प्रेरणा के घर लेकर आती है। प्रेरणा बहन, मैं ये सब्जियां का सूप लेकर आई हूँ, और डरिए मत, ये कोई केमिकल वाली सब्जियां नहीं। आप तो जानते हैं हम लोग खुद ही सब्जियों की खेती करते हैं। आशा से सूप लेकर प्रेरणा अपने बच्चों को पिला देती है, और अब आशा और संगीता रोज प्रेरणा के बच्चों के लिए सब्जियों से बना ताजा सूप पिलवाती हैं, जिसे पीकर उनके बच्चे की हालत में काफी सुधार आता है। और ये सब देखकर संजय आज उनके घर आता है, जिसे देख, अरे संजय भाई साहब, आप? देखिए, मैंने जो आप लोगों के साथ उस दिन बर्ताव किया था उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूँ, और थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से सच में मेरे बेटे की सेहत में काफी सुधार आया है।
अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे की तरह ही आपके बच्चे भी हैं, और आप एक बाप का दर्द तो मैं ही समझ सकता हूँ। इसी के साथ अब अर्जुन और संजय के परिवार के रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, और इसी के साथ अब पूरा परिवार अपने इसी काम को आगे बढ़ाता है और एक अच्छी खासी जिंदगी जीता है।